नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। भारत ने न सिर्फ अपनी कूटनीति, राजनीति और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भी अब देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। भारत छोड़ने की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन इसी बीच एक नई बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि इस समय सीमा को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। वैसे तो 1 मई की समय सीमा थी, जब सारे पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं उनको वापस अपने देश जाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ बढ़ रही है, वैसे ही भारत के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। बहस ये है कि क्या कुछ लोग जबरदस्ती ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उसके बीचों बीच फंस गए हैं। ये चर्चा शुरू इसलिए हुई क्योंकि 24 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो नागरिक भारत में आए हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत में बसे हुए हैं, उन्हें वापस जाना होगा। उसकी समय सीमा भी तय की गई थी। उसकी मियाद थोड़ी सी बढ़ा करके 1 मई तक की गई थी और अब उसको थोड़ा और बढ़ाया गया है। एक तारीख मुकर्रर की गई है और अभी कहा गया है कि जब तक आखिरी आदमी यहां से नहीं निकल जाता है तब तक इस समय सीमा को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। लेकिन भारत छोड़कर जाने वाले ऑर्डर अभी भी बरकरार हैं और कल तक भारत से करीब 926 लोग वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। वहीं 1840 लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं। लेकिन इस बीच आज एक और नई तस्वीर सामने आई, जिसमें वाघा अटारी बॉर्डर, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, उस पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोगों का तांता वहां पर बढ़ा, वैसे ही पाकिस्तान ने अपना गेट ही बंद कर दिया। सूत्रों ने बताया है कि आज सुबह से लेकर 4 बार भारत सरकार ने, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज है, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप गेट खोल दीजिए। लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन कई बार ये कहने के बाद भी पाकिस्तान ने गेट नहीं खोला। उनके नागरिक यहां बॉर्डर पर फंसे रहे और अब उनके सामने एक धर्म संकट बन गया है। उन्होंने कहा आपकी बीवी पाकिस्तान ये मुजफ्फराबाद की है। मैंने कहा जी। तो आपकी ये बहू भी उसकी वहीं की है। मैंने कहा जी। क्या कोई गलत काम हुआ? मैंने कहा नहीं, गलत काम नहीं हुआ, आपको हुक्म है, आपको यहाँ से निकलना है और इसी वक्त। अचानक से ये सब चीज़ होना समझ नहीं आ रही, कैसे रिएक्ट करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूँगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सज़ा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे बच्चे 3 हैं। तो हमने क्या, अगर हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। लेकिन ये हार्ट पेशेंट है, थोड़ी ये मेडिकल वीजा पे आए थे। हाँ हाँ। तो अब इलाज हो गया इनका? नहीं, इलाज कहाँ करवा पाए, 15 दिन तो हुआ है, 14-15 दिन हुआ है। तो जो लोग पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर है, यानी कि पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हीं की इन सारी बातों पर, दलीलों को लेकर के एक मानवाधिकारों पर बहस भारत के अंदर छिड़ गई है, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि इन मासूमों को क्यों पाकिस्तान के किए की सजा दी जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों का भारत में इलाज चल रहा है, उन्हें क्यों वापस भेज रहे हैं। मेरा इंसानियत का सवाल है। ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी, या 25 साल से रह रही थी, या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे।
अड़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे। 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की हत्या कर दी गई, लेकिन अब बात मानवाधिकारों की जा रही है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस क्यों भेजा जा रहा है। और सिर्फ ये एक अकेला मुद्दा नहीं है, बात ये भी की जा रही है कि आतंकवादियों के जो घर जम्मू कश्मीर में गिराए गए हैं, क्या उनके घर वालों को नाहक ही सजा दी जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया, टीएमसी की भी एक सांसद है, उन्होंने भी ये सवाल उठाए कि अरे आतंकवादियों पर आप प्रहार कीजिए, उनके घरों को क्यों नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कई लोगों के मकान उड़ाए गए। अब मुझे बताइए, अगर बेटा मिलिटेंट बन जाता है तो बाप की क्या जिम्मेवारी है उसमें, माँ की या बहनों की क्या जिम्मेवारी है। उड़ा दिया, किस लिए उड़ा दिया? मुझे बताइए, उससे क्या हम लोग मजबूत होंगे? इन्हें हर बात पे 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। उस एक्शन से कहीं हमारे में जो एक यकजहती हो गई है उससे नुकसान तो नहीं पहुंचे, मगर वो दफ्तरों में बैठ के ये फैसले करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो ऐसे में अड़ी का सवाल है बिल्कुल सीधा, जब आतंकवाद से चल रही है लड़ाई तो फिर कैसी ये मानवाधिकार की दुहाई। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह हमारे साथ है, विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के, और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त भी हमारे साथ है। लेकिन शहजाद पूनावाला, सबसे पहला सवाल आपसे, मासूमों को सजा क्यों? ये तो आतंकवादी नहीं है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान के नागरिक है, कोई यहाँ पर अपने दिल का इलाज करा रहा था, किसी के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनसे क्या दुश्मनी? पाकिस्तानी नागरिकों के मानवाधिकार का ठेका हमने ले रखा है क्या? हमारे लोग निहत्थे मारे जाए, खतना हुआ है नहीं हुआ है, धर्म क्या है ये देखकर मारे जाए, उनके मानवाधिकार का कौन ढिंडोरा पीटेगा? कोई नहीं। दीपो देवी का नाम सुना है? दीपो देवी वाल्मीकि समाज से, जम्मू कश्मीर में 60 साल से रह रही है, अपने आप को भारतीय मानती है। वो बेगम की तरह नहीं जो अपने आप को भारतीय अभी तक बना नहीं पाई 40 वर्ष रहने के बाद। दीपो देवी मानती है, उसके पास अधिकार नहीं था 370 को लात मार के हटाई तब तक। दीपो देवी के अधिकार के खिलाफ थे ये कह रहे थे 370 मत हटाओ, उनको डोमिसाइल मत दो, उनको वोटिंग राइट मत दो। पर यहां पर ये जो बाकी लोग 40 साल से 50 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके मानव अधिकार की हम चिंता करें। और पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया, बोला गेट आउट ऑफ हियर। पाकिस्तान अपने नागरिकों की चिंता ना करे, हम पाकिस्तान के नागरिकों की चिंता करें, पर हम अपने दलित समाज के नागरिकों की चिंता ना करें, हम अपने जो निहत्थे मारे गए आतंकियों के शिकार की चिंता ना करें, हम इनकी चिंता करें। मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछता हूं कि विवेक श्रीवास्तव बताए कि एक बार इनकी पार्टी ने कहा क्या कि जो वाल्मीकि समाज है उनको 65 साल से अधिकार नहीं मिला, वोटिंग राइट नहीं मिला, मिले 370 को हटाया जाए? ठीक है, इसके खिलाफ खड़े थे ये। तो ये मानव अधिकार का जो पूरा चैप्टर है ना, ये बंद करे और अपने पास रखे। पहले भारतीय लोगों के मानव अधिकार की सुरक्षा होगी, ये बहुत क्लियर कट है। हमने फिर भी मानव अधिकार को देखते हुए ये जो आपने दिखाया है कि एक्सटेंड हुआ है, एक पाकिस्तानी जो अवैध रूप से रह रहा है, जिसका वीजा कैंसिल है, वो वापस अपने देश जाएगा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पे आप कह रहे थे कि देखिए लोगों को, निर्दोष लोगों को यहाँ सजा दी जा रही है, कोई तो इनके बारे में सोचे, और खुद पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिया। अभी आप में और उनमें एक चीज कॉमन है कि दोनों को ही चिंता है की क्या जरूरत है आपको, बल्कि आपको ज्यादा चिंता है, पाकिस्तान से ज्यादा चिंता आपको है उनके नागरिकों की। वो तो उन्होंने मुंह पे गेट बंद कर दिया। बिल्कुल चिंता है, मेरे को चिंता है, पर पाकिस्तान को तो चिंता नहीं है। आप में इंसानियत नहीं है, मुझ में है। आप उन औरतों पे सुनिए, आप उन औरतों पे हंसिए, उन बच्चों पे हंसिए, उन प्रेग्नेंट महिलाओं पे हंसिए, उन बूढ़ी औरतों पे हंसिए जिसका हस्बैंड मर चुका है, जिसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं नहीं हंसने वाला। उनके पास है जाने के लिए, ह्यूमन राइट्स का इशू है। उनके पास जाने के लिए वो देश है जिसका पासपोर्ट उनके पास है। भाई अगर कोई 20 साल से यहाँ पे रह रहा है भारत के अंदर, अभी मैंने महबूबा मुफ्ती की बात सुनी, उन्होंने कहा कि वो दिल से हिंदुस्तानी है। भाई दिल से हिंदुस्तानी है तो पासपोर्ट से हिंदुस्तानी बन जाए। आप दिल दिखा करके ये सरकार अपने
ये सरकार अपने लोकल देसी हिंदू मुस्लिम एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए वो चीजें कर रही है जो इसको नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से नागरिकों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिए, खासकर उन मजलूमों को, गरीबों को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को जो अरसे से यहां रह रहे थे और हमने संरक्षण दिया था उनको। कहने में तो बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं कि हिंदू से ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं है, हिंदू से ज्यादा न्यायप्रिय कोई नहीं है। ये जो जाहिलियत हो रही है बॉर्डरों के ऊपर, अच्छा, इसके ऊपर हंसना नहीं, शर्मिंदगी। बताइए 10 सेकंड शहजादपुर वाला 70 साल से कोई यहाँ पे रह रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, पता है क्यों मैं कंफ्यूज हूँ? क्योंकि ये लोग बोलते हैं वैसे हर रोज की डिबेट में कि यहाँ पे भारत के मुसलमानों का रहना हराम हो चुका है, वहां के मुसलमानों को काहे परेशान कर रहे हो यहाँ पे रहकर मजबूर करने के लिए? पद्मजा जी, जितना जल्दी हो सके रुखसत कीजिए ना। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, आप मारा जा रहा है, उनके ऊपर वहां के मुसलमानों को काहे यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो मोदी सरकार में? भेजो उनको अपने घर। दूसरी बात, मैंने आपके बीच में नहीं बोला विवेक जी, विवेक जी अपनी बात अपने समय पर। पद्मजा जी आपके शो पे मौका मिलता है, अपनी बात पूरी कीजिए। बात पूरी कीजिए, मैं डिबेट ओपन करूंगी, आपके पास आऊंगी जवाब के लिए। विवेक श्रीवास्तव, प्लीज जयशंकर जी। हाँ, दूसरी बात, जो यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले, उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था। उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने? और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्रीय नीति के साथ जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है? क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे? हमारे रिसोर्सेस पे एक एक को वापस भेजा जाएगा। कान खोलकर सुन लो आप। विवेक श्रीवास्तव, जवाब दीजिए। क्या कर रहे थे 10 साल से? क्या कर रहे थे 10 साल से? बता देता हूं 10 साल से। बता अभी सो करके जगह हो तुम। बता देता हूं 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, नहीं किया ना कुछ। अच्छा, डोंट ट्राई टू टीच। रियली? यहाँ पे एक हादसा हुआ है, एक और उसके आधार पे एक हादसा है तुम्हारे लिए को आप शर्मिंदा मत करिए। व्हाट इज दिस एक हादसा? में आपने डॉजियर नहीं दिया अभी तक। डॉजियर देंगे? आपके राजदूतों ने ओसामा पर डॉजियर दे रहा था अमेरिका। पाकिस्तान के इस क्राइम के खिलाफ पेपर्स बना करके नहीं प्रेजेंट करे हैं। All the countries are saying in the international media कि इंडिया की। अरे सर, अभी नागरिकता पे रहिए, आप कहां से डॉजियर पर आ गए? पर विक्रम सिंह जी, ये क्या सुरक्षा में चूक है? ये बात सच है कि कई सारी अब ऐसी कहानियां सामने आ रही है वहां पे लोग कह रहे हैं हम 10-10 साल से। एक वो ग्राफिक चलाइए, एक लड़का है, उसका नाम है ओसामा, वो सामने आया, वो कह रहा है मैं 7 साल से यहां पर रह रहा हूं भारत के अंदर। उसने तो ये तो कह दिया मैं यहां तक वोट डाला है मैंने यहां पे। ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर रह करके वो रावलपिंडी का लड़का है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और इंडिया में वो कह रहा है मैं वोट डाल चुका हूं? ये तो सुरक्षा में चूक है। पद्मजा जी, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है कि पाकिस्तान के झंडे को जलाने वाला या मुर्दाबाद कहने वाले की पिटाई हो जाती है। यहाँ कहते हैं मेरे दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है। और यहाँ तक तो और छोड़ दीजिए, जो पहलगाम में आतताइयों के बचाव में चट्टान की तरह खड़े, तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि पूरे बॉर्डर को पोरस बना करके हमने वहाँ कमांड सेंटर्स, हमने का मतलब उन लोगों ने कमांड सेंटर्स बनाए हैं जहाँ घुसपैठी आकर के ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, फर्जी कार्ड लेकर के आकर के भारत में बसते हैं, और कुछ स्वार्थी तुष्टिकरण वाले राजनेता उनको बसाते हैं और अपना एक वोट बैंक तैयार करके। आप कह रहे हैं जो सारे लोग वापस जा रहे हैं उनको जानबूझ के बसाया गया है भारत के अंदर? जी, उनको बसाया इसलिए गया है क्योंकि ये तथाकथित मानवाधिकार पद्मजा जी मानवों के लिए होते हैं, दानवाधिकार नहीं होते हैं। क्योंकि इन्हीं के आड़ में ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल जाते हैं। कोई जिम्मेदारी ले ले कि इनसे कोई खतरा नहीं है। और मैं जानना चाहूंगा, जो वकालत कर रहे हैं, सन 90 में जो कश्मीर में जो क्लेंजिंग हुई थी, एथनिक क्लेंजिंग, उसके बारे में किसी ने 2 शब्द कहे थे, तब अगर मुंह में दही जमा था, तो आज सामने आ रहे हैं आप पाकिस्तान स्टेट के बारे में। मैं जानना चाहूंगा, अगर ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या होती है? जयशंकर जी, क्या ये गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है? क्योंकि अभी तो चांस नहीं ले सकते। अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर के रह रहे हैं, अगर अभी भी आप खुद को वहां का नागरिक मानते हैं, तो ऐसे वक्त पे तो वापस जाना चाहिए ना। फिर भारत में क्या काम? ये तो दोनों देशों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो आए हैं तो उड़ करके तो नहीं आए होंगे, वीज़ा लेकर के आए होंगे। आपने वीज़ा दिया होगा उनको, आपके वीज़ा पे आए हुए हैं। अगर वीज़ा की अवधि है तो उनको रहने देना चाहिए। अगर वीज़ा ख़त्म हो गया तो आपको वापस भेजना चाहिए। कोई 5 साल कैसे रह गया ये तो मालूम नहीं है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, मुश्किल क्या है कि जब भी इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं तो सरकार कुछ न कुछ इस तरह के कदम उठाती है और हर बार दावा करती है कि अब तो बस यह कमर टूट गई, अब ख़त्म हो गया, अब आतंकवाद गया। नोटबंदी के समय हमने सुना
कि अब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी जी। उसके बाद 370 हटा, अब आतंकवाद तो ख़त्म ही हो गया जी। बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक किया, अब तो कुछ नाम लेवा भी नहीं रह गया, उनके इतने लोगों को 300 लोगों कितने लोगों को मार दिया जी। उसके बाद धारा 370 हटने के बाद 433 लोग मारे गए हैं, उसमें हमारे सुरक्षा बलों के लोग भी हैं और आम भारतीय शहरी भी हैं। नहीं, पर इसमें ये नहीं कह रहे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि अभी एक रिस्क है, पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ पर रहने देना एक रिस्क है, तो उनको वापस भेजा जाना जायज है ना? अगर पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं, अवैध ढंग से रह रहे हैं, तो उनको कोई हक नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार को ये चाहिए कि अगर उनके पास उनका पासपोर्ट है, उनका यहाँ से सरकार अगर उनको भेज रही है तो उनको स्वीकार करना चाहिए अपने लोगों को। अगर भारत सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ हो रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन सवाल एक ही है ना कि इससे अगर आतंकवाद खत्म हो जाता है, समस्या अगर सॉल्व हो जाती है, अब तो कोई पानी की बातें नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान तो पानी के लिए बूंद बूंद प्यासे मर रहा होगा। हमने तो सिंधु जल का समझौता स्थगित कर दिया है, तो उसके बारे में अब चर्चा नहीं हो रही। ठीक है, शहजाद पूनावाला, ये लोग सब वीजा लेकर के आए। देखिए, सब लोग वीज़ा लेकर के नहीं आए, कई लोग इलीगली भी आए हैं, और उनको इलीगली लाने के बाद उनको यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्टोरल कार्ड, जो कि स्टेट की वहाँ पे सीईओ देती है, इलेक्टोरल मशीनरी देती है। हमने जब से आए हैं तब से 85% बॉर्डर फेंसिंग की है। 450 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग बंगाल में नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर लैंड नहीं दी जा रही है बीएसएफ को। जब 50% ये किलोमीटर का जुरिस्डिक्शन बनाना है, बढ़ाना है, तब उसका विरोध किया जाता है। तीसरी बात, जब हमने तो एक बार कहा था ना कि चिन्हित करते अवैध घुसपैठियों को, किसने विरोध किया था एनआरसी का। चौथी बात, मैं एज ए मुस्लिम बड़ा ऑफेंडेड हूं, पता है पद्मजा, मुझे इस शो पर क्या बोला जा रहा है, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मेरे बाप दादा ने जिन्ना को लात मारी और कहा कि हम इस देश में रहना चाहते हैं। 47 में मेरे पास ऑप्शन था ना, मैं जाऊं वहां पे, मैंने राइट ऑप्शन चूज किया। यहां पर अब विवेक श्रीवास्तव बोल रहा है कि जिसने गलत ऑप्शन चूज किया वो यहां पे रह जाए, तो मेरा क्या, मैं बेवकूफ था, मेरा परिवार बेवकूफ था यहां पे रहने के लिए। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कश्मीरी ये पाकिस्तानियों की जो मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, ये जरा कश्मीरी हिंदुओं के मानवाधिकार की बात की क्या तुमने? डोमिसाइल देने का शुरुआत किया हमने, तो डोमिसाइल मत दो इनको क्योंकि इनका अधिकार नहीं बनता। ये कहा यहाँ की इंडिया अलायंस की पार्टीज ने, ये इंडिया अलायंस नहीं, रावलपिंडी अलायंस है। इनको पूछे, पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई से कतराते मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर बैठे थे ये 26/11 के बाद। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ऐसे हमने ही किया। और साहब जयशंकर जी, 7,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए थे जम्मू कश्मीर में आपकी यूपीए की सरकार के दौरान। आज वो घटकर 1600 है। आपकी यूपीए की सरकार के दौरान 7,000 से ज्यादा हुए। आपकी नहीं थी वो? नहीं, ये आपकी पार्टी कांग्रेस रही होगी जब। नहीं, मेरी पार्टी थी, मुझे तो समझ में आ गया, आप भी समझ जाओ ना। नहीं, मैं आपको भी बता रहा हूँ आंकड़ों के साथ। पार्टी से किसी सरकार से लेना देना नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। गलत बात है, आप गलत बातें किसी और के बारे में मत बोलो। तो आप मुझे बताइए, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, सुबह 10 बजे ब्लास्ट, दोपहर को 1 बजे ब्लास्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के पास ब्लास्ट, वाराणसी में ब्लास्ट, रामपुर में ब्लास्ट, ऐसे ब्लास्ट होते हैं 2 हफ्ते से। पार्लियामेंट पे ब्लास्ट, हाँ, पार्लियामेंट में भी हुआ। उसके बाद अफजल गुरु को लटकाया तो राहुल गांधी गए बरसी में उसकी। भैया, हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। याकूब के लिए पैरवी असलम शेख ने की, सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया था। मुस्लिम आतंकी समाजवादी पार्टी ने छोड़ा था नवाज शरीफ के घर। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे नवाज शरीफ के घर क्या करने चले गए थे? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? सज्जन जिंदल लेके गए थे ना। सज्जन जिंदल लेके गए थे ना। के ऊपर आतंकी कार्रवाई होनी चाहिए ना। सुनो पहले, सिद्धरामैया से बोलिए इस्तीफा दे। आप पानी रोकने की बात कर रहे हो, आप अडानी भाई से कहो ना कि बिजली रोक दे, अडानी से बंद कर दे, अंधेरे में आ जाएगा। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। अभी आप मानवाधिकार नहीं करो, जो कर सकते हो मानवाधिकार उनके भी थे जो कि आतंकी हमले में मारे गए। आज अगर ऐसी एक स्थिति बनी हुई है देश के अंदर कि कोई भी इन्फॉर्मर, ओवरग्राउंड वर्कर को हम यहां पर पनाह नहीं दे सकते हैं, इस वक्त पे अगर लोगों को वापस भेजा जा रहा है तो उसको कहना कि भाई निर्दोषों के खिलाफ एक्शन लेना ये सही है कि नहीं, इस पर बहस हो रही है। विक्रम पद्मजा जी, राष्ट्रहित सर्वोपरि है और ये हम एक आदर्श, एक मॉरलिस्टिक स्टैंड लेना औचित्यपूर्ण नहीं है। हम ध्यान से सुने, 370 हटने के बाद, नोटबंदी हटने के बाद सुरक्षा परिदृश्य इकोसिस्टम में सकारात्मक परिवर्तन आया है। मैं कहता हूं कोई भी व्यवस्था फूल प्रूफ, फेल प्रूफ नहीं आया है, भेद नहीं हो सकता। नहीं आया है। अमेरिका ले लें, इजराइल ले लें, वहां भी फेल प्रूफ, फूल प्रूफ नहीं है। लेकिन देख लीजिए, नहीं आ रही हूं आपके पास सर, एक सेकंड। और इसके बाद देख लें,
आलोचना करना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप भी कहते हैं आटे के साथ को घुन पिसता ही है और पिसना भी चाहिए। अगर आपने दुस्साहस किया है, 26 मारे हैं, तो एक एक तिल तिल करके, अभी तो चिता की आग ठंडी नहीं हुई, अभी तो उनकी विधवाओं के आंसू सूखे नहीं, और उनकी पैरोकारी करने के लिए इतनी आवाजें चारों तरफ उठ रही हैं। ऑल आइज ऑन रफा, और अब क्या है, नो आइज ऑन पहलगाम। मैं ये जानना चाहूंगा पद्मा जी, इस इंटेलेक्चुअल डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई जवाब देगा? नहीं देंगे। विवेक श्रीवास्तव, डबल स्टैंडर्ड तो शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमान जो यहाँ पर रह गए उनके लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है, जो पाकिस्तान चले गए उनसे क्यों पैरोकारी कर रहे हैं आप? नहीं, सबके लिए सिंपैथी है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कश्मीर की जीनोसाइड वाज अ रॉन्ग, पहलगाम की किलिंग्स वर अ रॉन्ग, लेकिन आप जो यहां पे कर रहे हैं कि 70 साल की बुढ़ी जिसके पास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उठा करके दूसरे देश भेज रहे हैं बिना पैसे के, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स बिल्कुल एक सच्चाई है, क्या करना चाहिए? अच्छी इंसानियत सच्चाई है। वो पाकिस्तानी है ना का मकसद, वो है तो पाकिस्तानी, ठीक है, हमने दरियादिली दिखा करके मैडम इजाजत दी थी कि जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरियादिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, अब उनको वापस जाना पड़ेगा। मानवाधिकार वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता ना कि आप हमारे लोगों को आके मार दीजिए, हम आपके दिल का ऑपरेशन करा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। अभी छुपाने के लिए विक्टिमाइज कर रही है। सुनिए, नहीं 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 नहीं, डोंट एग्जैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा 10 लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लेना किडनी का ऑपरेशन और बताएं अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्नॉलेज करो पहले, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। 5 साल के बच्चे के ऊपर उंगली उठा के कह रहे हो। एक संवाद, एक मिनट विक्रम जी काम डाउन, मैं आपसे एक छोटा संवाद गरीब जिसके पास खाने को पैसा नहीं है। विवेक जी काम डाउन, ओके विवेक जी काम डाउन। विवेक जी 10 सेकंड्स मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं एज मैच्योर एडल्ट्स। 370 हटने के बाद कश्मीर में कितने लोगों ने? सर 1 सेकंड हो गया। 370 से वापस आई, अभी वो 70 साल की महिला पे आई। विवेक जी दो सवाल है मेरे, विवेक जी 2 सवाल है, प्लीज स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। सबको मौका मिल रहा है, हम 4 ही पैनलिस्ट हैं और यहाँ पे 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी है, अधिकारी भी है, मतलब सार्वजनिक जीवन में भी है। प्लीज 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ह्यूमन राइट्स के बड़े पैरोकार हैं कि एक 70 साल की जो बुढ़िया है उसके ह्यूमन राइट्स की, एक दलित महिला थी, भारत की नागरिक थी, उसके पास वोटिंग का और राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ नहीं था। 370 हटने के बाद उसको ये मिला। आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट? पॉइंट 1। और पॉइंट 2, चाइना में तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कुरान पाक को जलाया जा रहा है और मोहम्मद नाम रखने से खिलाफ है। अब उनके बारे में एक यूरोप, अमेरिका, ह्यूमन राइट्स का पहले चाइना के बारे में बात करने से पहले यूनाइटेड नेशंस में सबूत देकर के आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में हम सबूत देने जाए, अभी तक कोई भी डॉजियर यूएन में नहीं पहुंचाया है, ना किसी देश में पहुंचाया है। मैंने 2 स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के सवाल पूछे और रोड इंटरनेशनल मीडिया में बोला जा रहा है इंडिया हैज नॉट। मैंने 2 लॉजिकल सवाल पूछे आपसे। विवेक जी सवाल का जवाब दीजिए। मानवाधिकार उनके नहीं थे जिनको मारा गया, मानवाधिकार उनके नहीं थे जो 370 रहते हुए यहां पर उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब थी। उनके मानवाधिकार की बात आप करते नहीं है। आज पाकिस्तानियों के ही मानवाधिकार की आपको चिंता क्यों हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुस्तानियों की बात भी करता हूं, वो लोग जो मारे गए मैं उनकी बात भी करता हूं। सर, आप लोग का सपोर्ट किया आपने, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला, आरक्षण मिला। विदेशी सपोर्ट देश के लिए पहलगाम के इशू पे नहीं लिया अभी तक, कहीं नहीं गए आप। विवेक, यू आर ओनली शाउटिंग, नॉट मेकिंग एनी सेंस। कितन खाए पड़ रही हैं आप? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग। आई एम मेकिंग वेरी गुड पॉइंट्स। शाउटिंग मैच इस कंट्री ने आपको मैच्योर कन्वर्सेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा अभी 10 सेकंड में आपसे एक मैच्योरली सवाल पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। विवेक जी मैं आपका यहाँ पे शाउट करने आया हूं। विवेक जी 10 सेकंड में आपसे सवाल फिर से रिइटरेट कर रहा हूं, प्लीज। विवेक जी, आर यू इन सपोर्ट कि 370 हटने के बाद यहाँ के वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार मिले? जी, अच्छी बात है, तो क्या हो गया? उसका पहलगाम से क्या लेना देना है? हटने का तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? चलिए कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अरे मुल्कों को डॉजियर देंगे, आतंकी हमला हम पे हो, हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? तुम्हारे डॉजियर देना है? पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका डॉजियर चाहिए आपको? ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पर था, 9/11 के प्लानर वहां से निकले, लश्कर-ए-तोयबा वहां
वहां से, जैश ए मोहम्मद वहां से, आपको पाकिस्तान आतंक फैलाते इसके डोजियर चाहिए। गजब है भाई, दिखा रहे हो। विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त पर जो भी लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं अगर यहाँ पर रहेंगे, अब भले से आप कह दें कि वो बेचारी 70 साल की है, कोई 7 साल का है, कोई 17 महीने का है, पर ये एक सिक्योरिटी रिस्क है और ऐसे माहौल में उनका देश में रहना। और एक सीधा सा सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि अगर आप 10 साल से 20 साल से अगर आपके बच्चे यहां पर हैं, आपने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली सर? आपका दिल में इतना दर्द है जिन लोगों के लिए, वो 30 साल से यहां रह रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? आप ही इस पहेली को सुलझा दीजिए विवेक जी। भाई अगर दिल में हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों नहीं ली? मैडम, हाँ क्यों नहीं ली? क्योंकि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो इन्फॉर्मर थे। अरे आप बताइए ना, सबसे पहली चीज, अरे आप सार्कास्टिक क्यों हो रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं? सीधा सीधा सवाल है, आप 30 साल से रह रहे हो हिंदुस्तान में, आप आज कह रहे हो जब आप बॉर्डर पे खड़े हो कि अरे मेरे तो दिल में हिंदुस्तान है। अरे दिल में है तो पासपोर्ट पे क्यों नहीं है भाई? अदनान साहब नागरिकता में क्यों नहीं है? बिल्कुल लिया, बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, तो वो कहा बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, बहुतों ने ली है। अदनान सामी को नहीं भेज रहे हैं वापस। शिक्षित हैं, गांव में रह रहे हैं शादियों के बाद, उन गांव में जहां पे हमारी अपनी बहनें भी अभी अशिक्षित हैं। विवेक जी, वो आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है पद्मजा जोशी। ना विवेक जी, अरे सर ऐसी क्या शिक्षा है कि 30 साल में समझ में नहीं आया कि तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी? इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर हुई है। शिक्षा थी ना कि अस्पताल में इलाज करा लिया, बच्चों को स्कूल में डलवा लिया, सुनिए वोटिंग राइट नहीं लिया। पासपोर्ट ऑफिस चले जाते सर। प्लीज प्लीज ये सारे इश्यूज को कंफ्यूज मत करिए आप। विक्रम सिंह जी, आप मेरी बात आपके पास जवाब नहीं है तो आपको कंफ्यूजन लगता है। जिन्होंने आतंकवादी, नहीं मेरे बिल्कुल सही सब जवाब है। मैं आपकी जाहिलियत और लैक ऑफ इंसानियत को की बैटिंग नहीं करने पहली बात तो किसी को जाहिल मत कहिए। यहाँ पे अगर जाहिलियत की बात करने लगेंगे तो मैं भी 4 चीजें बोल लूंगी। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रखिए। किसको इंसानियत है, किसको जाहिलियत है, ये अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो आपको भी 2-3 चीजें सुननी पड़ेंगी। लेकिन शालीनता से डिबेट करते हैं विक्रम सिंह जी। विवेक जी, मेरी गुजारिश ये है कि ओनस और बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है। मैडम, आप मुझे लोग कोई हाईकोर्ट जज नहीं बैठे हैं कि सबकी MRI और CT स्कैन कराए। फिलहाल आपने एक ऐसा मौका दिया है स्टेट को कि आप संदिग्ध हैं और शक की सुई आपके ऊपर है, इसलिए आप चाहे बिफोर टाइम आफ्टर टाइम कोई गलती की है तो और भी अच्छा, लेकिन अपने वतन वापस जाएं। यहां आपके लिए कोई जगह अब नहीं। आप मेरी बात सुनिए सर, और मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में, पिछले सिर्फ एक हफ्ते में सर, इंटेलिजेंस एजेंसी पर थोड़ी सी देर में आएंगे, अभी जितने लोगों को चिन्हित किया गया है पूरे देश में, कितने ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। यहाँ हम सबसे ज्यादा जिन स्टेट्स में आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में करीब करीब 130 ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक चिन्हित किया गया है। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की, यहाँ करीब 118 ऐसे लोग हैं। महाराष्ट्र में भी 50 से 55 ऐसे लोग हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहां करीब करीब 90 लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और महाराष्ट्र में 55 ऐसे लोगों की पहचान की गई है। तेलंगाना में 52 ऐसे लोग हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है जयशंकर जी, और क्योंकि इसको सुरक्षा के नजर से देखा जा रहा है, महाराष्ट्र के अगर आंकड़े देखें तो ये एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग नागपुर में बसे हुए थे। तो क्या ये सोची समझी कोई रणनीति है जिसके तहत लोगों को ला करके यहां बसाया गया है जो अभी भी पाकिस्तानी नागरिक हैं? जयशंकर जी, ये तो सोचने वाली बात है ना। ये तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि कैसे वो आकर के वहाँ पड़े हुए हैं और RSS के मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। RSS तो सेना पर जाकर के लड़ने की तैयारी की बात भी करता रहता है, तो उसको पता करना चाहिए उसका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, कितने वर्षों से वहाँ लोग जमे हुए हैं। नागपुर में तो मुख्यालय है आपका। तो ये तो देखिए, असल में ये सब मौसमी बातें हैं पद्मजा। जब भी कभी होता है आतंकवादी हमले होते हैं तो इस तरह की कुछ कुछ बातें उभर कर चली आती हैं। भाई पहलगाम के पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद उस समय क्या हुआ, अब तो ख़त्म ही हो जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बालाकोट हो गया। पठानकोट में एयरबेस पे हमारे हमला हुआ, हमने पाकिस्तान की ISI को बुला करके दिखाया, घुमाया, हमारी सरकार ने ISI को घुमाया वहाँ पर ले जा करके। उरी में हुआ, उरी में हमला हुआ लगातार। चित्ती सिंह पूरा, जब राष्ट्रपति क्लिंटन जब आया था 2000 में मार्च में,
उस समय चित्ती सिंहपुरा कांड हुआ, 36 सिखों को मारा। अभी जब उपराष्ट्रपति बेंस आया, पहलगाम हुआ, और जब हम 26 की गिनती करते हैं तो पता नहीं अब उसमें आदिल हुसैन को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं, जिसने एक पर्यटक को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो है कि नहीं हिंदुस्तानियत है, वो कश्मीरियत है कि नहीं है। कश्मीर के लोगों ने जितना पर्यटकों की मदद की, अपने पीठ पे लाद करके लोग जा करके ले गए। अब ये सब हम नहीं दिखाएंगे, हम टीवी चैनलों पे दिखाएंगे। नहीं, वो तो हम दिखा रहे हैं, पर यहाँ बात कश्मीरी नागरिक की नहीं हो रही है, भारतीय नागरिक की नहीं हो रही है। आप उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं, आप उनको उनके मन में जो भावनाएं पैदा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, पर जयशंकर जी, यहाँ पाकिस्तानी को अगर वापस भेजा जाए तो उनके मन में कोई गलत भावना क्यों पैदा होगी? यहाँ कोई भारतीय नागरिक की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर है कि 10 साल तक कोई अगर नागपुर में आकर के फंसा। आप पद्मजा जी, इतनी बार आपने बोला है, एक बार कहा क्या उसका नाम लिया आपने, आदिल हुसैन का? मैं इसका जवाब देना लोगों में तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। गोलियों से उड़ा दिया, सर में मार दिया। आपने एक बार कहा कि आदिल जवाब देने दीजिए, गोली मारी। 26 अगर लोग मरे हैं तो 26 में आदिल जवाब देने दीजिए। आपने एक बार एक बताया क्या कि वो एक आदमी, एक घुड़सवार जो था, वो अपने पर्यटक को बचाने के लिए मुझे जवाब देने गोली मार दी गई। जयशंकर जी, आपने विषय रख लिया, मैं अपनी बात रख दूं। एक तरफा जो डायलॉग आपने रखा है विषय में जवाब, चैनलों पे जो एक तरफा डायलॉग, चलिए मैं जवाब दे दूं। सर, जहां तक जी मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए ना। जयशंकर जी ने बात रखी है, प्लीज पूरी बात सुनने, फिर उसके बाद आप अपना वक्तव्य रखिए। जब जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ ना, बहुत सारे जर्मन क्रिश्चियंस मारे गए। क्या इसका मतलब हॉलोकॉस्ट जूस के खिलाफ नहीं हुआ? ये क्या कुतर्कता करते हैं? ऑफ कोर्स शायद सैयद आदिल हुसैन को मारा गया, पर इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए मारा गया क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम लेकर ये आतंकी आए थे उसके बीच में वो रोड़ा था, और उस कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में हिंदू का रहना नामुमकिन है। ये उनका कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है। कोई इस्लाम को नहीं दोष दे रहा है, कोई सारे मुसलमानों को भी आतंकी नहीं। मैं मुसलमान हूं, भाजपा का प्रवक्ता, पर सवाल यह बनता है कि हिंदू टेरर का लेबल चिपकाने वाले लोग, हिंदू लिंचर, जय श्री राम, युद्ध घोष कहने वाले लोग आज उनके मुंह से नहीं निकल रहे कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो आप कह रहे हैं ना इंटेलिजेंस फेलियर, सर प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर का जो आप कह रहे हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम भी इस विषय पर आज चर्चा नहीं चाहते क्योंकि यह विषय नहीं है। आज सबको एक साथ सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना है। ये 10, 15, 20 साल पहले लोग आए हुए हैं जिनके कार्ड बने हुए, किसके जमाने में बने? किसके जमाने में? अभी तो 80% बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है, आज कोई नहीं आ रहा। ये सब 15-20 साल पहले, इसीलिए हम एनआरसी की बात करते हैं, एनआरसी के साथ है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप ये कह रहे थे ना डोसियर दे दो, ये यूएसए का, हालांकि यूएसए का, सुनिए ना, मैं नहीं कह रहा हूं विवेक जी, ये यूएसए का अभी का स्टेटमेंट आया डिफेंस सेक्रेटरी का, पढ़ लीजिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। अब पता नहीं ये उसको इंपीरियल पावर मानेंगे या यूएसए का स्टेटमेंट मानेंगे, मुझे नहीं पता, पर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आतंक की जननी है। इसके लिए विवेक श्रीवास्तव को डोजियर लेना पड़ेगा। नहीं, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। 11 साल से नागपुर के अंदर अगर 20-30 पाकिस्तानी बसे हुए हैं तो इनकी पहचान पहले नहीं होनी चाहिए थी। हम बार बार बात करते हैं कि दीमक की तरह कुछ अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। बांग्लादेशी छोड़िए, पाकिस्तानी बैठे हुए हमारे देश का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको एक एक करके इसका उदाहरण देता हूं। रोहिंग्या है, रोहिंग्या को हमने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया है ऑफिशियली, फिर उनको चिन्हित करके हम लोग डिटेन करके डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई और उस पर रोड़ा अटकाया। आते हैं पाकिस्तानी के विषय पे, जो पाकिस्तानी का आप आधार कार्ड बनाकर 15 साल पहले जा रहे हो, आधार कार्ड तो नहीं, उस समय पे बाकी का घर के कार्ड दे रहे हो, उसको राशन कार्ड दे रहे हो, उसको चिन्हित करने के लिए तो एनआरसी के लिए जरूरत होगी ना। हमने तो दिल्ली में बोला चुनाव में, चलो एनआरसी के लिए तैयार हो, किसने बोला? हाँ, पूछिए इनसे, एनआरसी के लिए तैयार है। जिसके कार्ड बने हुए हैं 15 साल पहले, 20 साल पहले, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? एनआरसी प्रोसेस से ही किया जाएगा। तो ये क्या एनआरसी के साथ है या नहीं? ये पूछे जयशंकर जी से, वो जवाब दे दे अगर लेफ्ट और कांग्रेस ना दे पाए। पर आखिरी बात, किसकी गलती है अगर पाकिस्तानी हमारे देश में? गुजरात में अभी ये जो अवैध लोग हैं ना, इनके घर तोड़े जा रहे हैं और उनको भगाया जा रहा है। पीआईएल कांग्रेस इकोसिस्टम लगाती है, कांग्रेस के इकोसिस्टम के पीआईएल को रिजेक्ट किया गुजरात कोर्ट ने, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। जयशंकर जी, नहीं, इसमें हमारे बोलने का क्या है? देखिए, ये भारत सरकार का के ऊपर ओनस है, भारत सरकार। पर वो कह रहे हैं हम जब भी कोशिश करते हैं रास्ते में कोई रोड़ा लगा देता है। सरकार है क्या? स्टेट गवर्नमेंट का है। नहीं, वो कह रहे हैं जब भी केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कुछ कोशिश ऐसी करती है तो अदालत के जरिए। हम तो सुन रहे हैं कब से कि बांग्लादेशी नागरिकों को निकाल बाहर किया जाएगा, जब चुनाव आएगा बांग्लादेशी शरणार्थियों को बाहर किया जाएगा। हर बार, हर चुनाव में एनआरसी को रोक दिया, कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे थे एनआरसी से उनको चिन्हित किया जाए और बाहर निकाला जाए। इसी का जवाब दे देता हूं, फिर पूरा दे। बंगाल में किसी का राशन कार्ड बनाए बीजेपी बनाई, ये अवैध लोगों का।
और वहां पे चिन्हित करना है, बंगाल पुलिस बीजेपी को रिपोर्ट करती है। बीएसएफ का 50 किलोमीटर जुरिस्डिक्शन बढ़ाने की बात हुई तो कौन आकर सड़कों पर नाचने लगा? डिबेट अलग दिशा में जा चुकी है। क्या वेस्ट बंगाल पुलिस बैठी आप हुई है? डिबेट को अलग दिशा में, इसीलिए तो बीएसएफ का पोस्ट बनाने नहीं दे रही है ममता बनर्जी। 450 किलोमीटर फेंसिंग नहीं करने दे रही है। ये ऑफिशियल पार्लियामेंट में बोला गया है। कराते हैं, क्या बात कर रहे हो? ऐसे उड़ के कोई आ रहा था क्या? बीएसएफ घुसपैठ के लोग भाई, आप सेना पे सीमा पे आप तैनात हैं। बीएसएफ घुसपैठ कराता है, ये जयशंकर जी बोल रहे हैं। आपके रहते अगर लोग आ जा रहे हैं इस देश में, आप फेंसिंग नहीं करने दे रहे हो और बोल रहे हो बीएसएफ घुसपैठ कराता है। मैं शर्म आती है कि ये विश्लेषक के रूप में बैठे हैं यहाँ। ये अभी भी जो पहलगाम बीएसएफ के ऊपर आरोप लगा, आपके पास प्रमाण दिखाओ यार, प्रमाण दिखाइए। आप प्रमाण दिखाओ ना। बीएसएफ के ऊपर आपने आरोप कैसे लगा दिया? बीएसएफ पे आरोप कैसे लगाया आपने? 27 घंटे आप बीएसएफ पे आरोप कैसे लगा रहे हैं? 27 घंटे जो चुप बोले हैं आप मुझे। आप बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाया, आप प्रमाण दीजिए। शांत रहिए, बोलने दीजिएगा कि नहीं? प्रमाण दीजिए, बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाया इन्होंने। शांत नहीं रहिएगा, जरा बोलिएगा। फेंसिंग करने नहीं दे रही है ममता बनर्जी, उन पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। पहलगांव में कैसे आ गए 27 घंटा पैदल चलते हुए? 27 घंटा पैदल चलते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से कैसे आ गए? किसने आपको बोला 27 घंटा पैदल कितने घंटे? कितने? आपको किसने बोला? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहां से है? उड़ के आ गए? आपको कहां से उड़ के आ गए? उड़ के आ गए? ठीक है, क्या बोले? विक्रम सिंह बात कर रहे हैं? विक्रम सिंह जी, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, देखिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड की हैं, क्या इजराइल में एयर टाइट सिक्योरिटी है? क्या अमेरिका में एयर टाइट सिक्योरिटी है? क्या कहीं एयर टाइट कहीं नहीं है? वी कैन डू टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड इम्प्रूव ऑन दैट। और ये कहना है कि बीएसएफ पूरी स्मगलिंग करा रही है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है, इससे ज्यादा अनर्गल कोई आरोप हो नहीं सकता है। लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है, एक तरफ बीएसएफ की, दूसरी। और अगर बीएसएफ ने पार कर दिया और हम कहते चूंकि आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये किसी कंट्री के लॉ में नहीं है कि हमारे यहाँ अगर बाहर से कोई आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम हथियार डाल के सरेंडर कर देंगे, जैसा कि ममता बनर्जी कह रहे हैं। ये इससे ज्यादा एब्सर्ड, जिसके पास जो संसाधन है, कानूनी जो शक्ति है, उसके अनुरूप कुछ तो कार्रवाई हो। बीएसएफ अपने लेवल पे करे, स्टेट पुलिस अपने करे, लेकिन अगर हम एक दूसरे पे सिर्फ आरोप करेंगे और वो हमारा कर्तव्य है, हम चुप रहे। सीमा की चौकसी का दायित्व वेस्ट बंगाल पुलिस पे एक सेकंड सुनिए। हम फेंसिंग करना चाह रहे हैं, वो लैंड नहीं देती है, वो जगह नहीं देती है। सुन लीजिए, फेंसिंग नहीं करने देने के बाद जब घुसपैठ अगर हो रही है तो वहां पे आधार कार्ड बनाने का काम इनका है, राशन कार्ड बनाने का काम इनका है, या बंगाल पुलिस को पकड़ के उन लोगों को डिटेन करना काम उनका है? क्या काम है बंगाल पुलिस? ठीक है, अगर अब इनकी पहचान की जा रही है और इनको वापस भेजा जा रहा है, इनमें से कौन देश के खिलाफ अगर काम कर रहे थे, तो उम्मीद है कि ये सारी इंटेलिजेंस गैदर करके इनको वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पर इस सब के बीच में रास्ते में रोड़े कौन अटका रहा है? विवेक श्रीवास्तव। कोई रोड़े नहीं अटका रहा है, पूरा देश एक है और सारी पार्टियां देशभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट ना हमें भाजपा से चाहिए ना किसी और से। लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हूं, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन को ले कॉन्फिडेंस में लेते हैं, कभी बताते हैं क्या हो रहा है। अरे किसी को पता ही नहीं है देश में हर क्या हो रहा है। चीज में अगर आपको एतराज होगा तो फिर रास्ते में तो रोड़े अटकाएंगे ही ना। आप सुनिए, अगर एक छोटी सी चीज वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को वापस भेजो, उसमें भी तकलीफ है आपको। हाँ, आप सुनिए ना मैडम, आतंकवादियों के घर गिरा रहे हैं, उसमें भी तकलीफ है आपको। कैंप्स हैं टेररिस्टों के, आप आइडेंटिफाई करिए। आप नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है। आप कल कहेंगे 80 साल की बुढ़िया है, ये आतंकवादी है, मैं नहीं मानने वाला। 4 साल का बच्चा आपको दिख रहा है, आपको मुबारक हो आपकी इंटेलिजेंस। 80 साल की बुढ़िया को आतंकवादी हम ये मानते हैं उनको ये आतंकवादी कैंप है। आप आइडेंटिफाई करिए, आप एक्शन लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हूं। आपकी बात हो गई, पद्मजा जी ने मुझे मौका दिया। आप उल्टी सीधी ह्यूमन राइट्स हो गया आपका, थैंक यू। एक्शंस लेंगे, हम आपके साथ नहीं है। पद्मजा जी, अभी परेशानी है जो बच्चे और बूढ़ों को वापस भेजा जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, मैं उस पर भी आ रहा हूं, ये गलत है। मैं उस पर भी आ रहा हूं 10 सेकंड में, पर पहले उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। हाउ मेनी टेररिस्ट कैंप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड? पद्मजा, मैं आपके शो में नहीं। अच्छा सर, ठीक है, अभी टेररिस्ट कैंप पे किधर कूद के पहुंच गए? टेररिस्ट कैंप्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। पद्मजा जी, मैं जवाब दे रहा हूं, प्लीज स्टॉप दिस इंटरप्शंस। तो इट्स अ गुड डिबेट। अटैक करना चाहती, आप करना क्या चाहती हो? पद्मजा जी, इंटरप्शन बंद करवाइए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव। यू डोंट वांट टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट। अरे सर, आप टेररिस्ट कैंप की बात तुम कर रहे हो। 26/11 के बाद फली मेजर ने आइडेंटिफाई करके दिया, आपने सरकार को सपोर्ट करने से रोका था, आपने दिया नहीं सपोर्ट ताकि कर सके। छोड़ दीजिए आप। एक सेकंड, कुछ लोगों को रियायत मिलनी चाहिए थी। प्लीज विवेक श्रीवास्तव 2 मिनट चुप हो जाइए प्लीज। 5 साल के बच्चे को 1 मिनट चुप रहिए। हाँ, पहला सवाल कुछ रियायत मिलनी चाहिए। मैं सब जवाब दे रहा हूं पद्मजा, मैं लिखता हूं। मैंने ये कहा कि ये पहले कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया, डीजीएमओ ने किया, इन्होंने माना क्या? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, एयर चीफ ने किया अनाउंस, माना क्या? वहां पर ओसामा मारा जाता है तो ओबामा आकर बोलता है, तब भी रिपब्लिकन मानते हैं। एक सवाल ओबामा से किसी ने नहीं पूछा कि प्रूफ दिखाओ, और यहां पर डीजीएमओ करता है, प्रूफ मांगने लग जाते हैं।
ये बाटल हाउस में नहीं मांगते मोहन चंद शर्मा को, इनको कॉन्फिडेंस में लिया ना ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या हो गया फिर उसके बाद? सिद्धरामैया का क्या स्टेटमेंट आया? तारिक कर्रा का क्या स्टेटमेंट आया? क्या स्टेटमेंट आया बाकी लोगों का कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो? सैफुद्दीन सोज, ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो, इंडस वाटर मत बंद करो, बंद नहीं करना है उनका पानी, क्यों हम बंद करें? ये उनका स्टैंड है। दूसरी बात प्लीज विवेक जी। थैंक यू। अब जहां तक सवाल है छोटे बच्चे, बूढ़े, फलाना ढिमकाना, जिसकी जितनी अवधि है, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, ऑल पार्टीज ने उस निर्णय पर अपनी सहमति जताई है। इस समय पर हमने ये तय किया है, आप इस डिसीजन के साथ है या आप चाहते हैं कि यहां पर एक सुरक्षा का एक थ्रेट बना रहे, आप वो हमको बता दो। अगर कोई इलीगल है, अगर कोई अवैध रूप से यहां रह रहा है, उसको हम वापस छोड़कर ही आएंगे बॉर्डर पर और जाए अपने देश। ठीक है, इनके लिए कोई रियायत नहीं होगी। ठीक है, भारत सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि इस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार नहीं करेगा। कुछ समय की जो मियाद है उसको बढ़ाया गया है कि अगर किसी का इलाज चल रहा है, अगर किसी को वापस लौटने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको थोड़े और दिन मिल जाएंगे वापस अपने वतन जाने के। लेकिन इस माहौल में, इस वक्त में, इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं करेगा।